आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से 171वें एपिसोड पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी वक्ताओं के साथ-साथ सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की हमारी परिचर्चा का विषय है तकनीकी का समाज पर प्रभाव। मेरे प्यारे साथियों, मानवता के उद्भव और विकास के साथ ही हमने तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। आज जो हम विकास के इस चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हैं, वो तकनीक के कारण ही संभव हो पाया है। मनुष्य ने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया, कृषि करना शुरू किया, विभिन्न प्रकार के औजार बनाए और विकास के इस चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। आज हम अपने दिन की शुरुआत ही तकनीक से करते हैं। अलार्म के बिना तो हम उठ ही नहीं पाते। इसके अलावा जब हम अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, बिना किसी तकनीक के प्रयोग के हम जा ही नहीं सकते। तो हमारे जीवन के हर पहलू में, हर कदम पे हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तकनीक के बढ़ते दायरे ने हमारे समाज में परस्पर रिश्तों को किस प्रकार प्रभावित किया है? आज शायद हम शाम को घर वालों के साथ चाय की चुस्कियों की बजाय इंस्टाग्राम पे रील बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके से समाज में विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे बदलाव हम देख रहे हैं आजकल। तो आज हम उन्हीं बदलावों पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। किस प्रकार से इन बदलावों ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है? और सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा कह लीजिए, मानव समाज में विभिन्न रिश्ते कह लीजिए या समाज के किसी भी पहलू पे बात कर लीजिए। तकनीक ने मानव समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। तो आज हम इसी परिचर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर साधना बलवटे जी को। डॉक्टर साधना जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। आपको मेरा सादर प्रणाम है और ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हिंदी साहित्य की। और जैसे कि हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। आपने समाज को इतने करीब से देखा होगा, उस पे आपने बहुत कुछ लिखा भी होगा। तो तकनीक की वजह से समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं? आप कृपया इस पे कुछ प्रकाश डालिए। आज सबसे पहले तो वैभवी जी का बहुत सारा धन्यवाद। और 171 एपिसोड चलाना किसी भी पटल के लिए बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है कि रोज एक नए विषय को सोचना। और वैभव जी से हमेशा बात होती है तो वो कहती है कि बड़ा मुश्किल हो गया, इतने एपिसोड कर चुके हैं कि अब क्या विषय लें, ये समझ नहीं आता। तो बहुत बधाई कि आप निरंतर नए विषय लेकर आ रहे हैं और निरंतर कुछ नवाचार कर रहे हैं। तो पूरे पटल को बहुत बहुत, हिंदी साहित्य संस्थान के पटल के जितने भी अधिकारी हैं उनको, और बहुत सुंदर संचालन कर रही है जो ये बिटिया है, इसको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ दो युवा साथी जुड़े हैं। एक शायद किसी किड्स स्कूल की प्रिंसिपल हैं और एक हमारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आते हैं। आप दोनों को भी नमस्कार। और समाज की सच कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज में जो जो होता है वो साहित्यकार अपनी दृष्टि से देखता ही है। विशेषकर अगर वो व्यंग्यकार है तो और भी सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखता है। जैसे तुमने शुरुआत में कहा कि पहिए से शुरू हुई कहानी और आज हवाई जहाज तक तो पहुंची है। तो हम जैसे अक्सर एक बात सुनते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसी सुविधा भोगी मानसिकता जो है वो तकनीक में नए नए जो है आविष्कार करती है, नई नई चीजें लाती है कि इससे मेरा जीवन और सरल हो जाएगा, एक इस तरह का इन्वेंशन कर लूं तो शायद और सुविधाजनक मेरा जीवन हो जाएगा। और ये विषय को जब वैभव जी ने मेरे सामने रखा तो मुझे अपने बचपन का वो हिंदी का पेपर याद आया जिसमें एक निबंध आया करता था, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो कुछ इस तरह का ये विषय है कि तकनीक जो है वो आवश्यकता से जन्मी है और जितनी जितनी हमारी आवश्यकता है उस हिसाब से मनुष्य का जो दिमाग है वो बहुत उन्नत है और वो तमाम तरह के प्रयोग, तमाम तरह के आविष्कार करता है। और हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए तकनीक हमारे जीवन में प्रवेश करती है। अब इसमें हम तकनीक को जैसे कि वैभव जी ने कहा कि इसके नुकसान क्या और इसके फायदे क्या। देखिए, हर व्यक्ति इस पूरी पूरी सृष्टि में
हर विचार का एक दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे हर एक विषय, एक विचार, एक चीज, कुछ भी उठा लें आप, उसके दो पहलू तो होते ही हैं। तो फायदा भी है, नुकसान भी है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके उसके उपयोग करने पर। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि तकनीकी ने तो आपकी सुविधा के लिए बनाया है, लेकिन आप यदि उसकी अति कर दें तो निश्चित ही उसके जो लाभ हैं वो हानि में बदलने लगेंगे। जब आप बैलगाड़ी से यात्रा करते थे तो आपके पास समय बहुत था और आप आराम से कितना भी समय लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे, लेकिन आज आपके पास समय नहीं है। और समय नहीं है इसलिए आपके पास जितनी सुविधाएं हो सकती है कि आज मुझे विमान से जाना है, आज ज्यादातर लोग वो उसको प्राथमिकता देते हैं कि वो अपनी यात्रा हवाई यात्रा रखे, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। अब हवाई यात्रा तकनीक का एक हिस्सा है, यदि आप उसका उपयोग कर रहे हैं और आपकी सुविधा में है तो उसमें क्या है, उसका फायदा ही फायदा है। लेकिन हम तकनीक की वजह से कहीं हमारे रिश्तों को तो नहीं खो रहे हैं, हम तकनीक की वजह से समाज में कहीं विकृति तो नहीं ला रहे हैं, हम तकनीक की वजह से ऐसा बहुत कुछ जो हमारी भारतीय संस्कृति या कहना चाहिए मानव के लिए जो इस पूरे पूरे दुनिया में जो मानवीय गुण होने चाहिए, जो नैतिक संस्कृति के आधार पर जो नैतिकता होनी चाहिए, उसको तो नहीं खो रहे हैं, क्योंकि हम अपने नैतिक मूल्य खो रहे हैं, हम अपनी संवेदनाएं खो रहे हैं। हम जब एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारे यहाँ पुराने इसमें कहा गया है कि आप जिस वातावरण में रहते हैं आप वैसा सोचने लगते हैं। यहाँ तक कि आपके अंदर जो, जैसे कहते हैं ना, जिसने जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। अब आप जिस तरह का भोजन कर रहे हैं उस तरह से यदि आपका मन, और जिस तरह के वातावरण में आप रहते हैं, आपके हाथ में पूरे समय एक मशीन है, तो आप अपनी संवेदनाएं पूरी तरह से खो चुके हैं, आप भी एक मशीन की तरह हो गए हैं। और आज के समय में, एआई के समय में मैं बात करूं तो हम हर चीज आर्टिफिशियल ले रहे हैं, मतलब हम पूरी तरह से कृत्रिम हो गए हैं। हमारा अपना जो कहना चाहिए जो हमारा मूल स्वरूप है मनुष्य होने का, वो तक हम समाप्त कर दे रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब एआई के ऐड आते हैं और कुछ कुछ लोग अपने आप को उसमें बदलते हैं, और फिर मैं कहती हूँ अपने आप में क्या गलती या क्या खराबी है जो आप उस तरह से देखना चाहते हैं कि एआई हमें कैसा दिखाता है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये कहते हैं ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जो कृत्रिम है वो कृत्रिम ही रहेगा, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता। तो उसके जो दुष्परिणाम है वो समाज को हमें भोगने ही पड़ते हैं। आज अगर हमारी कुटुंब व्यवस्था अपने मनुष्य के स्वार्थों के चलते टूटी थी, हम एकल परिवारों पर आ गए थे, तो कम से कम दो दो प्राणी, चार लोग तो एक साथ रह रहे थे। लेकिन इस संचार की जो संचार तकनीकी ने जिस तरह से पूरे समाज में विस्फोट किया है, उसमें हम एक ही घर में अलग अलग कमरों में बैठे अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं। आज मुझे आपको दिल्ली से यहाँ, या आप मेरे साथ जो दोनों हैं उनसे मिलना है, तो उसके लिए ये बहुत बहुत लाभदायी है। लेकिन ये यदि मेरे ही घर में बैठे हैं और फिर मैं इनसे इस तरह से मिलूं, तो ये तो उसका दुष्परिणाम ही है कि मैं सामने से, मैं पड़ोसी को नहीं जानती मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे अगल बगल में किसके क्या दुख दर्द है, किसके घर में क्या चल रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया के जितने भी मंच है, सब पे मेरे बहुत सारे हजारों दोस्त हैं। क्या वो वास्तविक दोस्त हैं? हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए तकनीक का इस्तेमाल मनुष्य अपनी बुद्धि से अगर संतुलित स्तर पे करता है, तो निश्चित ही तकनीक के उतने ही लाभ हैं, क्योंकि वो उसके लिए बनाया गया है, उसको दुरुपयोग के लिए नहीं बनाया गया है। जब जब आप किसी भी तकनीक का दुरुपयोग करेंगे, और दूसरी एक और बात साथ में चलती है कि ये तो संचार माध्यम की बात हो गई कि आप इसका दुरुपयोग करते हैं या अति उपयोग करते हैं, जिस वजह से आपकी हेल्थ पर, आपके मेमोरी पर कितना बड़ा एक जमाना था, आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ हाथ वाले फोन हुआ करते थे जिसमें हम नंबर डायल किया करते थे, तो हमको जितने नंबर हम लगाते थे वो सब याद होते थे। बमुश्किल एक आध बार कभी हमें डायरी में लिखी हुई जो डायरी होती थी उसको देखना पड़ता था, सारे नंबर याद होते थे। लेकिन आज आपके पास यदि दो नंबर है तो आपको अपना दूसरा नंबर भी याद हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता।
मेरी अपनी स्थिति है कि मुझे दूसरा नंबर याद नहीं है। तो ये जो मेमोरी लॉस हुआ, ये जो हमारी सुनने की, समझने की, हमारी याद करने की स्मृति को जिसको कहते हैं ना कि स्मृति का क्षीण होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। आज जो बच्चे इतनी सारी परीक्षाएं देकर आ रहे हैं, और विशेषकर दुख होता है जब ये चीजें लत के रूप ले लेती हैं। मैं कितने केस रोज देखती हूँ अपने समाज में, परिचितों में, और तमाम तरह के समाचार पत्रों में कि आज माता पिता ने मोबाइल ले लिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये फ्रस्ट्रेशन है उस लत का। केवल बाकी अन्य नशे ही नशे नहीं है, ये भी एक नशा है। तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम उसका, तकनीक का उपयोग कितना करें, कैसे करें। समाज में जो बढ़ते हुए अपराध दिख रहे हैं, वैभव जी से बात हो रही थी तो वो एक उदाहरण जो आजकल खूब चल रहा है कि कुछ तो अभी एक किस्सा हुआ है जिसमें एक दामाद के साथ उसकी सास ने शादी कर ली, इस तरह का कोई किस्सा है। वो कह रही थी ये सब कुछ क्या तकनीकी की वजह से है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये तकनीकी की वजह से नहीं, ये आपकी मानसिक विकृति है। इसमें तकनीकी का कोई दोष नहीं। अगर आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये आपका दोष है, क्योंकि ज्ञान तो आपके पास बहुत है। जो चीज बाहर से आई है उसका उपयोग आपको करना। पूरा पश्चिम एक फिल्म थी, मनोज कुमार जी अभी अभी चले गए। उस फिल्म में जब वो जाते हैं विदेश तो अशोक कुमार जी कहते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान तो बहुत है, विज्ञान लेने तुम जा रहे हो। तो वो विज्ञान जो है अगर आया है, उसके सूत्र, यद्यपि वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, हमारे यहीं से गए हैं, भारत से गए, लेकिन उस विज्ञान को आप किस तरह से उपयोग करेंगे, उस तकनीक का आप किस तरह से उपयोग करेंगे, कितना उपयोग करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, और क्या आपके जीवन में वो तकनीक कहीं इस तरह शामिल तो नहीं हो गई है कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं या वो आपका उपयोग करने लगी है। इसका बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसके गुलाम ना हो जाएं इस तकनीक के। ये बहुत सारी लंबी चौड़ी और भी बातें हैं, और तकनीक तो जीवन का अंग है, उसको आप रोक नहीं सकते। जिस दिन आपको ठंडा पानी पीने का मन हुआ होगा उसी दिन कुम्हार ने मटका बनाया होगा, मिट्टी को पकाया होगा, जो जो उसकी प्रोसेस होगी तकनीक की रूप से वो सब की होगी, और तब उसको लगा होगा कि इसमें पानी भरने से पानी जो है वो ठंडा मिलेगा। तो वो पानी ठंडा होते 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 फ्रिज तक आया है। अगर, और आज जब मैं ये दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि फ्रिज का पानी तो बड़ा नुकसान करता है, मटके का पानी उतना नुकसान नहीं करता। तो जो तकनीकी है वो किस स्तर तक अपने आप को समाज के हित में बनाए रखनी की योग्यता रखती है, इस पर भी एक बार विचार करना पड़ेगा। मटका यदि बना है तो उसमें इस तरह की तकनीक है कि वो किसी प्रकार से नुकसान नहीं देता है, लेकिन आप उसका एक्सट्रीम उपयोग जब करने जाते हैं, अब आप उसको चिल्ड पानी कहते हैं, एकदम चिल्ड पानी चाहिए आपको, तो आप फ्रिज की तरफ जाते हो, तो निश्चित ही वो नुकसानदेह होगा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम ये कहते हैं कि हम उसका अति उपयोग कर रहे हैं, या हम उसको उसकी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उसकी चाहत रख रहे हैं। इस कारण से हमारे समाज में, और सबसे बड़ा जो एक समाज में देखने की दृष्टि साहित्यकार के नाते मुझे लगता है कि एक चीज और कहते हैं कि पढ़ने की जो आदत थी वो चली गई, किताबों से हम मोबाइल पर आ गए। तकनीक का उपयोग यदि मोबाइल में भी अगर पुस्तकें पढ़ने के लिए हो रहा है, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए, कुछ अच्छी जानकारी के लिए हो रहा है, कुछ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो क्या बुराई है। लेकिन उसी तकनीक का उपयोग यदि आप आजकल तो मेरे ख्याल सब इससे मेरे से सहमत होंगे कि इतना इतना गलत उपयोग है उसका। आप फेसबुक पर या इस पर जाइए, इतने तो फ्रॉड उसमें आईडीज बने हुए हैं, और वो फिर पर्सनली आपको इतना हैरास करते हैं। तो ये जो तकनीक है आपको हैरास करने के लिए नहीं बनाई है, ये मनुष्य की गलती है, ये तकनीक की गलती तो नहीं। तो हमें इस बात पर विस्तार से इस बात पर सोचना चाहिए कि इस प्रकृति में हर चीज एक संतुलन में है, लय में है। जब लय बिगड़ती है ना, जब कहते हैं ना हमारे यहाँ पुराने लोग कि जब जब संसार की लय बिगड़ती है प्रलय आ जाता है। जब जब संतुलन खराब होता है, चाहे वो तकनीकी का हो,
चाहे सामाजिक रिश्तों का हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र का हो, जब जब लय बिगड़ेगी, जब जब संतुलन खराब होगा, समाज में विकृतियां आएंगी ही आएंगी। तो हमें चाहिए कि हम तकनीक का उपयोग अपनी सुविधा के लिए करें, लेकिन उसका उपयोग ऐसा न करें कि वो किसी और के लिए दुखदायी हो जाए। ये सब बातें असल में तो ये सब शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा में 5 तरह के कोश बताए गए हैं। बहुत सारे, अभी इसमें विषय में बात करने का समय नहीं कि अन्न कोश, वायु कोश और इस तरह की। इसी में एक आत्मा का भी कोश है, जिसमें हम संवेदनहीन नहीं हो सकते। ये केवल भारतीय संस्कृति में है कि हम संवेदना के साथ बात करना चाहते हैं। हम संवेदनाओं को लेकर बात करेंगे क्योंकि हम आत्मा में विश्वास करते हैं। तो इस आत्म तत्व को अगर बनाए रखेंगे तो कहीं भी विकृति होने का, कहीं भी समाज में कुछ विसंगत होने का भय नहीं होगा। बस इतना ही मुझे लगता है कि बहुत सबको सुनना है। इसके बाद यदि मुझे कुछ और लगा तो मैं कहूंगी, लेकिन यहाँ पे तकनीकी के एक्सपर्ट बैठे हैं, शिक्षा से संबंध में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब भी इन सब चीजों से रोज गुजरते होंगे, और मूल प्रश्न वही है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि हर हर चीज के दो पहलू हैं, एक नुकसान है तो फायदा भी है। मुझे लगता है अभी तो इतना ही काफी है, आप सबको सुन लें। तो साधना जी ने बिल्कुल सही कहा कि तकनीक हमारी सुविधा के लिए है और हमें उसकी ज़रूरत भी है आज के समय में। उसके बिना हमारा जीवन जो है चल ही नहीं सकता और ज़रूरी भी है। लेकिन शायद हमें कहीं एक रेखा खींचनी होगी कि हम कहाँ तक उसका उपयोग कर रहे हैं, किन-किन क्षेत्रों में हम तकनीक को आमंत्रित कर रहे हैं और किस हद तक आमंत्रित कर रहे हैं। एक रेखा खींचनी बहुत ज़रूरी है। और यहीं मैं आमंत्रित करती हूँ सुगेना जी को, जो कि प्रधानाचार्य हैं, ये स्कूल के विषय में, विद्यार्थियों के विषय में, उनके जीवन में कैसे तकनीक उनके जीवन को, शैक्षणिक विषयों को और शिक्षा के माध्यम को किस प्रकार प्रभावित कर पा रही है, तो इस पे वो प्रकाश डालेंगी। तो सुगेना जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपसे ये नमस्ते। जानना चाहती हूँ कि विद्यालय में जो है किस प्रकार से तकनीक का उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है इस विषय में? पहले का एक कहावत है, एक गांव लगता है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। उसको चाहे पढ़ाने के लिए हो या बढ़ाने के लिए हो, दोनों तरीके में एक गांव की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। पहले का टाइम और पहले का दौर अलग था, जहाँ पे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, सब एक पूरा कुटुंब होता था जिसके साथ रह के हम लोग एक बच्चे को बड़ा करते थे। बट आज की तारीख में वो नहीं है। आज अगर मेरे मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में से किसी एक को कुछ हो जाता है, तो या तो अनुभव से मैं उसको डील करती हूँ, या तो फिर मम्मी या मम्मी जी दोनों को कॉल पे ही लेकर हम लोग डील करते हैं कि क्या करना चाहिए, चाहे वो एक मामूली सा सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो। रही बात शिक्षक का, या एक शिक्षक के जिंदगी में किस हिसाब से तकनीकी का आविष्कार हुआ और किस तरीके से उसको हम यूटिलाइज करते हैं आज की तारीख में क्लासरूम्स में, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले दौर में नहीं हुआ करती थी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। एक बच्चा किस किस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरता है, क्या उसके अटेंशन स्पैन्स होती है। हालांकि आज आप साधना जी बोल सकती हैं कि ये सारा तकनीकी दौर से गुजरने का एक साइड इफेक्ट हो सकता है, मैं उसे मना नहीं करूंगी संपूर्ण रूप से। पर बच्चा आज की तारीख में किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, हमको नहीं पता रहता है। एक टीचर एक सेट रूल्स और नियम कानून के हिसाब से आजकल क्लास नहीं ले सकती है, तो उनको भी अपना अनुभव लेने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको फोन उठा के देखना पड़ता है, गूगल करना ही पड़ता है कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें या इस सिचुएशन में अपन कैसे रिएक्ट करें। जैसे डॉक्टर साधना ने कहा, समय पहले के टाइम पे बहुत समय हुआ करता था, आज समय नहीं। आज समय कंफर्ट में बदल गया है। आज अगर मुझे कहीं जाना है, मैं फ्लाइट लूंगी वजह, या हवाई जहाज का प्रयोग करूंगी वजह इसके कि मैं बस से या ट्रेन से या किसी और व्यवस्था से जाऊं या पहुंचूं। हम बचत करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हम वो बचा क्या रहे हैं, वक्त बचा के करना क्या है।
अगर आज मैं बोलूंगी कि मैं कमरा साफ रख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, गैस पे बना रही हूँ, चूल्हे का उपयोग नहीं कर रही हूँ, मैं उस समय को बचा के कर क्या रही हूँ? अगर मैं उस समय को बचाकर तकनीकी का इस्तेमाल कर कर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, हाँ तो मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैं घर पे बैठ के अगर मैं माइक्रोवेव में खाना गर्म कर देती हूँ और अपने बच्चे को या खुद खा लेती हूँ, और वो 15 मिनट का वक्त मैंने 2 मिनट में खत्म कर दिया अपना काम, बाकी के जो 13 मिनट हैं या 12 मिनट में अगर उस चीज को किसी अच्छी चीज में इस्तेमाल करना, शायद बच्चे के साथ बैठ के उसको खाना खिलाना या उसके पूरे दिन का अनुभव समझना या सुनने में अगर मैं उसको व्यर्थ नहीं करती हूँ, या तकनीकी रूप से अगर मैं फोन पे लेकर कुछ अच्छी चीज पे रिसर्च या थीसिस नहीं लिख रही हूँ या किसी के बारे में नहीं पता कर रही हूँ, जो चीज मुझे संपूर्ण रूप से हेल्प कर रही है या आवश्यक है, तो फिर तो वेस्ट है। टीचर्स लोग कई सारी चीजें, आजकल का करिकुलम इतना डिफरेंट है कि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को सबसे बेस्ट कहा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी कहावत है कि मैंने बनाया है तो सबसे अच्छा बनाया है। तो माँ बाप को हर तरफ से लगता है कि उसका बच्चा हमेशा हर तरफ से जानकार रहे, तो उस चीज के लिए टीचर्स लोग को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो तकनीकी इस्तेमाल करते ही करते हैं। कुछ नहीं तो ये जानने के लिए कि आज इस शहर में इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो उस शहर में वही सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कई बार हमको लगता है, पहले अगर ज़माने में देखें, हम लोग अपने माँ-बाप के एक आँखों के इशारे से डरते थे। आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। आपको समझना पड़ता है, आपको झुकना पड़ता है। मुझे याद नहीं है कभी मेरी माँ झुकी हो, मेरे लेवल पे आई हो और मुझसे आँखों में आँखें मिला करके मुझसे कुछ बात किए हों, कभी नहीं हुआ है। पर आज की तारीख में हमें वो चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि हम बच्चे के लेवल पे आएँ, उनके हिसाब से सोचें, उनके हिसाब उनका मन पढ़ें। बट ये सब आप और मैं नहीं कर सकते थे अगर तकनीकी तरीके से हम लोग वेल वर्स्ड नहीं होते। टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं ज़रूरत है। अगर आप नहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। उसके बाद बच्चे को भी जानकार बनाना ज़रूरी है। आपने ये तो समझ लिया कि बच्चे के लेवल पे आके आपको बात करने से बच्चा शायद सुने। हमारे टाइम पे तो 2 ही चीज़ चलती थी, या तो आँखें या तो चप्पल। जो उठा लो, जो पहले आया वही चलता था। आज की तारीख में आप बच्चों को चिल्लाकर भी नहीं बात कर सकते, हाथ तो उठाना दूर की बात है। जैसे डॉक्टर साधना ने कहा, मोबाइल छीन लिया तो सुसाइड कर लिया। मेरे खुद के घर पे मेरे दोस्त बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनकी बेटी ने ये किया था, और वो भी दिवाली के 1 दिन पहले। तो मुझे पता है वो दौर कैसा है, जहाँ पे आज मेरा बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में टेनिस खेलता है। मुझे अगर उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो मैं कैसे लूँ? अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो, अगर मैं उसको देख ना सकूँ, अगर मैं उससे बात ना कर सकूँ, मन भी भारी लगता है। कहीं न कहीं हम भेज तो देते हैं, बट उसी की ग्रोथ के लिए भेजते हैं। बट कहीं न कहीं हमें भी तो ध्यान रखना होगा कि बच्चा कर क्या रहा है, आगे चल के क्या करना चाहता है। सिमिलरली हम मनुष्य इस तरीके से पैदा हुए हैं, इस तरीके से प्रोग्राम किए हैं, जहाँ पे हमें सही गलत का पता तो रहता है। एक एज होने के बाद, चाहे वो माता-पिता के प्रभाव से हो या आस-पास के लोगों के प्रभाव से हो, हमें पता ज़रूर रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब वो हम पे होता है कि हम उसको, अच्छा चलो 5 मिनट और, इंस्टाग्राम चला रहे, चलो 5 मिनट और देख लें। वो चीज़ से वंचित रहना हमारे हाथों में है। किस हिसाब से इंस्टाग्राम रील देखने के बजाय पे किंडल उठा करके कोई किताब पढ़ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रही बात टीचरों की, आज अगर इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। जब मैं टीचिंग लाइन में पहली बार मैंने कदम रखा था, आज से 15 साल पहले, तब ना गूगल हुआ करता था, ना पिनिंटरेस्ट हुआ करता था। यूट्यूब में भी गिने-चुने एक-आधे वीडियोज़ आया करते थे, जो कि टीचिंग एड से तो या टीचिंग मटेरियल से या टेक्नोलॉजी से तो कुछ भी रिलेटेड नहीं होता था। आज तो आप ऑपरेशन भी यूट्यूब देख के कर सकते हैं। तो जब आज की टीचरों को आप एक्सपेक्ट भी बहुत करते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा जाए तो भैया ऐसा वापस आए कि 4 लोग बातें करें। तो 4 लोग बातें करने के लिए भी टीचर लोग को भी अपने आप को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उनकी पढ़ाई जो होती है वो बहुत कम होती है। बीएड हो या एमटीटी हो, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग हो या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो, या उन्होंने किसी चीज़ में थीसिस लेके एमएड कर ली हो, जो भी की हो, वो एक सेट पैटर्न है जिस पे उन्होंने एक डिग्री तो हासिल कर ली। पर हर बच्चा वो सेट पैटर्न में आए ये ज़रूरी नहीं है।
तो उस बच्चे को समझना, उस बच्चे को जानना, उस बच्चे को पढ़ाना, वो सारी चीज़ों के लिए एक टीचर को हमेशा याद रख रख के चीज़ों को अपने आप को ग्रोथ कराने के लिए भी तकनीकी तौर पे उनको एवरी डे दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये एक सेट पैटर्न है, ये सारे लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, पहले एक दौर था, जैसे साधना मैडम ने बोला था कि हम लोग मोबाइल नंबर्स याद रखते थे। आप बुरा नहीं मानिएगा डॉक्टर जी, बात ये है वो मोबाइल फोन नंबर्स याद रखे, हमने कौन सा तीर मार लिया? कोई तीर नहीं मारा। आज अगर वो चीज सुविधा अनुसार मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स में मिल जाता है तो अच्छी बात है। हाँ, उसका अलग साइड इफेक्ट ये भी है कि अगर हम लोग का मोबाइल गुम हो जाए या गायब हो जाए या छिन जाए तो हमको शायद हमारे मम्मी पापा का नंबर या एकदम नजदीकी किसी इंसान का नंबर भी याद ना हो। ये गलत जरूर भी है। फिर रही बात टीचरों की, उनको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने होते, इतनी सारी चीजें कवर करनी होती। अब वो एक एक रजिस्टर कहाँ रखा है, कौन से दिनांक में, कौन से नंबर पेज पे, कौन से रजिस्टर में लिखा था, अब वो कितना याद कर करके वो निकालेंगे? गूगल एक तरीका होता है जहाँ पे आपने बस डाला और आपको मिल जाता है, चाहे वो किसी का रेफरेंस देना हो, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का रेफरेंस देना हो, एक पर्सन का रेफरेंस देना हो, एंड वो एकदम सटीक रेफरेंस में भी देता है। आप उस पे गलत नहीं जा सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप लिख दिए होते हैं और वो गलत भी हो जाता है, बट गूगल में आप जब देखते हैं 4 जगह और रेफरेंस में देखते हैं तो आपको पता रहता है। रही बात कम्युनिकेशन की, कई सारी टीचरों को, जैसे मैं बैंगलोर में रहती हूँ, अब मेरे पास कई सारे टीचर्स हैं जो मल्टीलिंगुअल हैं, जिसमें तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ा भी है, हिंदी भी है, नागालैंड से भी है, मिजोरम से भी है। पर बच्चे हमारे यहाँ जो आते हैं वो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी समझते हैं। हो सकता है उनकी मातृभाषा या उनकी घर पे बोली गई भाषा उनको बहुत अच्छे से आती है, बट बच्चों को समझाने के लिए एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का सटीक प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए उनको गूगल का उपयोग करना पड़ता है। कई बार शायद वो मुझसे ना सीख पाए, शायद वो आपस से भी ना सीख पाए, बट गूगल उनको सही तरीके से, सही जगह से उनको बता देता है कि इस तरीके से आपको बच्चे को संभालना हो या बच्चे को कम्युनिकेट करना हो, आप कर सकते हैं। रही बात प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी, आप अगर तकनीक को अपने जिंदगी से हटा देते हो, कहीं ना कहीं आप ग्रो नहीं करते हो। आपको नहीं पता रहता है कि आपके आसपास चल क्या रहा है। आपके पास ये हमेशा एक ऑप्शन नहीं रह सकता कि आप खुद पैदल चल के जाओ, देखो, अनुभव करो और वापस आके उस चीज को डिलीवर करो। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। आप वो कुएं के मेंढक जैसे रह जाते हो, क्योंकि आपके पास जितनी भी नॉलेज रही है या जितनी भी ज्ञान रहा है वो एकदम सीमित हो जाती है। आप बढ़ते नहीं हो, चाहे आप जितनी भी किताबें पढ़ लो। ये किताब के लेखक पहले के जमाने के अगर देखे जाए तो वो बहुत अनुभवी रहे होंगे, उन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, बहुत जगह घूमे फिरे होंगे, तब जाके उन्होंने बहुत सारी चीजें की होंगी अपनी जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं श्रम देखा जाए या कंफर्ट देखा जाए, हम दोनों को अगर एक बीच का रास्ता देते हैं तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। रही बात इसके दुरुपयोग की, कि क्या होता है, कई बार बच्चों को हम लोग एक गलत एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। अगर टीचर हमेशा फोन पे रहेगी, हमेशा फोन तकनीकी का इस्तेमाल करेगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी क्लासरूम में भी, तो बच्चा भी वही देख के वही घर पे जाता है। तो हम लोग टीचर्स को इस तरीके से बोलते हैं कि आपको अपना होमवर्क करना है, जो 12 मिनट अपने माइक्रोवेव में खाना गर्म करके बचाए हैं ना, उस टाइम पे आप ये पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट कीजिए, ताकि आप अगले दिन आके बच्चों के सामने बिना मोबाइल फोन इस्तेमाल किए अपना अनुभव पेश कर सकें। आई थिंक मैंने काफ़ी अपने बच्चों के बारे में और अपने टीचरों के बारे में बता दिया। बाकी अगर मौका मिला आगे तो फिर मैं ज़रूर इसके बारे में और चर्चा करूँगी।
जी, धन्यवाद सुगेना जी। और एक छोटा-सा अनुभव है, मैं भी साझा करना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, मम्मी गर्मी की छुट्टियों में चंपक, नंदन इस तरह की किताबें लेके आया करती थी और बोलती थी, "बेटा रोज़ एक कहानी पढ़ना।" और हम बिल्कुल जोश में किताबें पकड़ के नहीं आज ही खत्म कर देंगे। सारी कहानियाँ पढ़ के बैठ जाते थे, फिर पड़ोस में दूसरे बच्चों से माँगते थे, "तेरी हो गई, तू मुझे अपनी किताब दे दे, मेरी ले ले।" तो इस तरीके से गर्मी छुट्टियाँ हमारी बीता करती थी। किताबें थी तो शायद भाषा का जो ज्ञान हमें है, आज की पीढ़ी में आपको वो देखने को कम ही मिलेगा। चाहे आप किसी शब्द के उच्चारण की बात कर लें या और भी कोई पढ़ने की आदत की बात कर लें, वो आज की पीढ़ी में थोड़ा-सा कम मिलता है। तो किताबें छूटी हमारे हाथों से, तो बहुत कुछ छूट गया, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बात तो कुछ एकदम पीछे छूट सही गया। कहा आपने, पर उसी चीज के लिए मैंने जब कहा ना, एक गांव लगता था जी, जी। बच्चे को बढ़ाने पढ़ाने के लिए। हुँ, आज की हुँ। तारीख में तो गांव ही नहीं हुँ, रहा। हुँ। आज आप बताइए, हुँ, नाना नानी के घर कितने बार हम जा पाते हैं? बिल्कुल, शायद बिल्कुल। साल में एक बार वो गर्मी की छुट्टियां, अब गर्मी की छुट्टियां ना रही। हुँ, तो तो इस यही है तरीके कि जी। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ समय बदला है, तकनीक का प्रयोग हमें करना पड़ा है और शायद हम उससे बच भी नहीं सकते। लेकिन हमें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों को फिर भी थोड़ी कोशिश करें कि जो एक बचपन है, बिना तकनीक के भी कुछ समय तो वो दिन का ज़रूर बिताएँ, जिसमें वो तकनीक से दूर रहें, वही मज़े करें जो हमने किए थे, उसी तरीके से खेल खेलें, दोस्तों के साथ घूमें, साइकिल चलाएँ, किताबें पढ़ें। तो थोड़ा हमें भी शायद ध्यान देना चाहिए एक सामाजिक इंसान के तौर पर। थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी हम सबकी बनती है शायद कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा इस दिशा में अग्रसर करें कि तकनीक का जो दायरा है, हम सभी को समझ आए। और ये जहाँ दायरा समझने की बात है, तो शायद बहुत लोग ये दायरा भूल चुके हैं, तभी हम देखते हैं कि कितने अपराध बढ़ रहे हैं, जो तकनीक की वजह से हो रहे हैं। आप फाइनेंशियल फ्रॉड, आर्थिक फ्रॉड ये साइबर क्राइम की बात कर लें, कितने अपराध हैं। बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, बड़ों के साथ अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। जितना हमने तकनीक का उपयोग किया है, हम फँसते चले जा रहे हैं। उसका दुरुपयोग भी बहुत देखने को मिल रहा है, लोग अपने जीवन भर की जमा पूँजी खो देते हैं। आप इतने सारे वेबसाइट्स देख लीजिए, डार्क वेब, डीप नेट, हर जगह आप हमारा जो भी पर्सनल हमारी जो जानकारी है, वो ऐसे खुलेआम बिक रही होती है। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारे अपराध आज समाज में हो रहे हैं। तो जो हमारे आईटी प्रोफ़ेशनल हैं, सर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अरविंद जी। तो मैं चाहती हूँ आप इस दिशा में इस ओर कुछ बात करें, किस प्रकार से जो है तकनीक की वजह से जो अपराध बढ़ रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो कृपया इस पर कुछ चर्चा करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और चूंकि अभी साधना जी ने और आप दोनों ने बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ है इस तकनीक से संबंधित, क्या दुष्परिणाम है, क्या उसका फ़ायदा है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। तकनीक ने जीवन आसान बनाया, पर इंसानों को दूर भी ले जाया। स्क्रीन पे दुनिया बस गई सारी, पर आंखों से मिटती है रिश्तों की रोशनी प्यारी। हुँ। डिजिटल दौर में ना खो जाए इंसान, थोड़ा रुक कर देखें अपनों का अरमान। संतुलन ही है सुख का रास्ता, तकनीक हो साधन ना बने त्रासदा। इंटरनेट इंटरनेट की रोशनी चमकती रहे, पर दिलों में इंसानियत भी दमकती रहे। तो जो बैलेंस की बात की थी साधना जी और सुगैना जी ने, वो सब यही है कि हमें तकनीक का कैसे बेहतर प्रयोग करना है। बहुत अच्छे से बताया अभी लास्ट स्पीकर ने कि तकनीक से हम दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तकनीक से यदि दूर हैं तो हम दुनिया से दूर हैं। हम पिछली पीढ़ी में चले गए हैं, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे पीछे चले गए। तो हमें तकनीक से दूर नहीं होना है, तकनीक में फंस भी नहीं जाना है, क्योंकि तकनीक में फंस जाना मतलब कि हमारे लाइफ को उलझा देना है। तो मैं तकनीक में ना फंस जाए इसके लिए 5 C बताता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ गए हैं इतनी लंबी परिचर्चा चलने के बाद, आधे घंटे सुनने के बाद, कि तकनीक में हमें फंसना नहीं है। तो कैसे नहीं फंसना है उसके 5 C मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला C है कनेक्ट। जब भी हम तकनीक का प्रयोग करें तो कनेक्ट करने का प्रयोग करें। मतलब जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो कनेक्ट किए हैं,
किसी विषय पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ सार्थक संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने का हम प्रयास करें। दूसरा सी है क्रिएट। क्रिएट मतलब कि कुछ नया हम बना सकते हैं क्या? यदि हमारे पास कुछ लोग हैं जैसे यूट्यूब पे कुछ नया क्रिएट करते हैं, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, वहाँ पे खाना बनाना सिखाते हैं, तो कुछ नया तकनीक के माध्यम से हम सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ये अपने आप से हम सवाल पूछें। तीसरा सी है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के लिए देखिए, पहले हम डाक के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाती थी, 5 दिन 7 दिन में या हफ्ते से ज़्यादा समय भी लग जाता था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। आजकल इतना आसान हो गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, नॉर्मल कॉल कर लेते हैं, ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, सब चीज़ ऑफिस की चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। तो जब भी हम बात करें इसकी, तो कम्युनिकेट करने का प्रयास करें। चौथा सी है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब है कि हम आपस में जब हम डिजिटल प्रयोग कर रहे हैं, तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं समाज के लिए? क्या हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ तकनीक बना के हमारे पूर्वजों ने या जिन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया या उन्होंने कुछ नया क्रिएट किया, ऐसा मोबाइल बना दिया जो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता कि ऐसी कोई डिवाइस होगी जिसके माध्यम से हम यहाँ से कॉल करेंगे और दूसरे कंट्री में बैठा हुआ, इतना हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ, उससे हम बात कर सकते हैं। तो क्या उन्होंने दिमाग लगाया, क्या उन्होंने क्रिएट किया ताकि हमारे लाइफ में वो सब चीज़ें आसान हुई, कितनी सारी चीज़ें आ गई कि हम ऑनलाइन माध्यम से बैंक नहीं जाना पड़ता, फिर भी हम पेमेंट कर देते हैं, कैश नहीं होती है। तो जो कंट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूट क्या हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तकनीक का प्रयोग करते समय? चौथा है पांचवा सी है, लास्ट सी है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि क्या हम तकनीक का कंट्रोल तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं? यदि हमें समय की आवश्यकता है तकनीक का प्रयोग करने की आधे घंटे की, तो क्या हम 1 घंटा तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं? क्या हमें समय में परिवार में समय देने की आवश्यकता है, तो क्या हम तकनीक में तो नहीं घुस गए हैं, वहाँ पे तकनीक में घुस के रील्स देख रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं? तो क्या हमारा कंट्रोल है कि नहीं है? तो इस चीज़ को हमें, ये जो 5 सी हैं, इन्हें हमें खुद अपने से सवाल करना है, खुद अपने से खोजना है कि कहीं हम तकनीक में फंस ना जाएं। और बहुत अच्छी बात बोली थी सोगेना जी ने कि तकनीक से यदि हम दूर हट रहे हैं तो किन चीज़ों को हम खो जा रहे हैं। एक सवाल जो आपने पूछा है और ये जो उन्होंने बोला, उसके बीच में बहुत बड़ा एक लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि तकनीक का प्रयोग नहीं करना, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, साइड हो जाते हैं तकनीक से। दूसरा होता है नहीं, तकनीक अच्छी है, तकनीक में इतना घुस जाते हैं कि तकनीक के दुरुपयोग होने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संतुलन है वो कैसे लाएं? यदि फ्रॉड हो रहे हैं तो फ्रॉड से कैसे बचें? और यदि कोई अच्छा तकनीक का प्रयोग कर रहा है तो वहां से कमाई कर पा रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा पा रहा है, जिसका यूट्यूब चैनल है, यदि आप किसी को जानते हो तो उनसे बात कीजिए कितना वो अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं वहां से। तो क्या हम बैलेंस बना पा रहे हैं? वो हमें अपने आप से, हर इंसान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसमें बैलेंस कैसे जमाएं, किस प्रकार से चीज़ों को जमाएं। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो हम, यदि हम अपनी डेली रूटीन में या अपनी दिनचर्या में उस चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन चीज़ों का अभ्यास करें, तो हम तकनीक के दुरुपयोग से लेकर, यदि हम, हो सकता है कि हम यहाँ हैं तो हम, हो सकता है कि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें आगे, तो वो हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम सुबह उठें, तो सुबह उठने का जब हमारा अभ्यास होता है तो सुबह यदि 5-7 दिन लगते हैं इस चीज़ को करने में, अभ्यास में लाने के लिए। तो सबसे पहले यदि हम सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठते ही हमें मोबाइल को नहीं लेना है, ये हम एक संकल्प लें। सुबह उठते ही हम मोबाइल को नहीं पकड़ेंगे। पहले हमारी जो नॉर्मल दिनचर्या है, फ्रेश होना है, स्नान करना है, पूजा है, योगा है, वो सब चीज़ कर लूँगा मैं, उसके बाद ही मोबाइल को हाथ लगाऊंगा। ये छोटा सा प्रयास है। हो सकता है कि 2-4 दिन बेचैनी हो, हफ्ते भर थोड़ा मन ना लगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसको यदि रूटीन में लाते हैं तो हम अपने में परिवर्तन देख पाते हैं। नई चीज़ें हैं और इसका हम कर सकते हैं। एक करना आसान है, जैसे सुबह उठना है, सुबह उठना आसान नहीं होता, लेकिन यदि अभ्यास से हम करें तो सुबह उठना ईजी हो जाता है। एक होता है मोबाइल में सेटिंग होती है डू नॉट डिस्टर्ब की, सबको पता होती है। डू नॉट डिस्टर्ब की फोकस मोड होता है, या नोटिफिकेशन ऑफ करना होता है। नोटिफिकेशन ऑफ करना तो मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और फोकस मोड यूज़ कर रहा हूँ। उसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। देखिए, हमारे पास, हमने फेसबुक पे कुछ डाला या व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ फोटो डाली, किसी ने लाइक करी और तुरंत नोटिफिकेशन आया, टिंग,
हमारा तुरंत हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुरंत नोटिफिकेशन आया, तुरंत हमारा ध्यान जाता है कि नहीं थोड़ा देख लें कुछ आया, कुछ इंपॉर्टेंट। और यदि हमने नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा है, मरे नहीं जा रहे हैं हम, नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तो ये नहीं हो जाएगा कि नोटिफिकेशन चला जाएगा वापस जहाँ से आया है, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हमारा क्या है कि प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो मोबाइल के नोटिफिकेशन है, चाहे फेसबुक है, स्पेशली ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में चर्चा होती है, नोटिफिकेशन आता है, हम तुरंत देख के देखने लग जाते हैं मोबाइल में क्या आया। हम ये भी तो कर सकते हैं कि शाम को एक समय फिक्स कर लें, उस समय पे ही हम मोबाइल को देखें, उस समय क्या आया है देख लें, एक बार नजर मार लें, उसके बाद वापस लेके और वापस रख दें। तो एक होता है फोकस मोड। फोकस मोड में क्या होता है कि कई सारे शॉपिंग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, हमारा बार बार मन करता है कि जी कुछ नया आया क्या, कुछ ड्रेस आई क्या, हम कई मिनट तक उसमें स्क्रॉल करते हैं, हमें कुछ खरीदना नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे क्या कुछ है क्या नहीं है, उसमें खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि घंटों उसमें घुसे रहते हैं। तो उसमें एक फोकस मोड होता है सेटिंग में, यदि किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता दूंगा। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन होता है, उसमें आपको फोकस मोड मिल जाता है। उससे होता ये है कि आपके जो कभी कभी यूज़ करने वाले एप्लीकेशन है, जैसे फ्लिपकार्ट, कभी कुछ ऑर्डर करना है तब ऑर्डर करना है जी, डेली तो नहीं लगना है। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन यदि आप देखेंगे तो कई सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पड़े हुए हैं। उसका एक और फ़ायदा भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसको यदि आप इनेबल कर लेंगे तो उससे होगा ये कि वो एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगा। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाके अनइंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे वो डिसेबल हो जाता है, वैसे ही आपका ऐप में रहेगा, मोबाइल में रहेगा आपका, लेकिन वो डिसेबल हो जाएगा। मतलब ना उसका नोटिफिकेशन आएगा, ना आपको वो मोबाइल की स्टोरेज देगा, ना आपकी बैटरी को कंज्यूम करेगा, कुछ नहीं करने वाला। आप वहाँ से डायरेक्टली फोकस मोड पे जाके उसको ऑफ कर दीजिए, जो मेन एप्लीकेशन उनको रखिए, बाकी आप फोकस मोड में डाल दीजिए। जब यूज़ है, जब आपको जाके वहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ यू आर अलाउइंग फॉर 5 मिनट्स यूजिंग दिस ऐप फॉर 5 मिनट्स, आप 5 मिनट की परमिशन दीजिए। 5 मिनट में आपको जो ऑर्डर करना है, जो आपको टिकट बुक करनी है, जो भी आपको उस एप्लीकेशन में यूज़ है वो कीजिए। 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक एप्लीकेशन डिसेबल। तो वहाँ आप बच सकते हैं कि जो कितना समय किस एप्लीकेशन पर देना है, कितना समय कहाँ देना है, वो आप थोड़ा बैलेंस इससे कर सकते हैं। एक होता है अपना जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है मोबाइल के जो नोटिफिकेशन का जो मैंने बताया। तो नोटिफिकेशन का क्या है कि हर एप्लीकेशन में जाके हम नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं या नोटिफिकेशन को एक स्पेसिफिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ट्विटर का यूज़ करता हूँ, ट्विटर पर मैं बताता हूँ। ट्विटर पे मैं जब भी कुछ ट्वीट करता या कुछ भी किसी का नया ट्वीट आता तो मुझे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आता, तो मुझे को डिस्टर्ब करता। मैंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो मुझे पढ़ने होते हैं, उन्हीं का सिर्फ मैंने नोटिफिकेशन में जाके उनका ऑन किया। अब जब भी कुछ उनका ट्वीट आता है तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, तब मैं उसको पता है कि ऑफिस से संबंधित कुछ है, ऑफिस से रिलेटेड कुछ है जो मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, बता रहा है, तो उन्हीं का नोटिफिकेशन मुझे आता है और मैं उसको कर पाता हूँ। एक है कि जब हम तकनीक से दूर होते हैं ना, तकनीक से दूर होते हैं तब भी हमारे साथ अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं तकनीक से दूर रहिए तो आपके साथ अपराध नहीं होंगे। मैं बोलता हूँ कि तकनीक से यदि आप तकनीक से बच के रहिए। बोलता हूँ तकनीक के यदि आप प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं है तकनीक से, तकनीक में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे सामने वाला फ्रॉड कर सकता है, इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। क्योंकि आज के समय संभव नहीं है कि आप अपना बैंक का जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड ना करवाएं अपने बैंक में। आज के समय संभव नहीं है कि आप सारे ट्रांजैक्शन कैश में कर लें। आज के समय में संभव नहीं है कि आप अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा लें, ऑनलाइन यूट्यूब पे और बाकी सब चीज़ ना पढ़ाएं, संभव ही नहीं है। तो आपको इन्फॉर्म इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म कैसे इन्फॉर्म, क्या टेक्निक आ रही है नया, जैसे अभी चैट जीपीटी आया, एआई आया, तो उसका इस्तेमाल कैसे करें, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्म होना कि जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं इनको अपने बच्चों से या अपने परिवार वालों से कैसे बचाना है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन। तो यदि आपके पास समझ है, यदि आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, फेसबुक है, फेसबुक को यूज़ करना है, फेसबुक पता नहीं कि उसमें कैसे फ्रॉड हो सकता है, कहाँ पे डिटेल मांगी और कहाँ में डिटेल डाल दी तो मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो गड़बड़ है ना, हमारी गड़बड़ है ना।
हमने प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी नहीं ली है उस चीज़ की, इसलिए हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है, यदि हम पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं है, पूरी तरह से सतर्क नहीं है, तो ये कमी हमारी हो जाती है। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, आपने बहुत ज़रूरी बातें बताई कि किस प्रकार जो है हम तकनीक से कोशिश कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए हम थोड़ा-सा विराम लें और जो है अपनी जो दिनचर्या है, उसे अच्छे से जिएँ और कुछ अच्छे कामों में हम उसका समय का सदुपयोग करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। तो जितना मैंने समझा है इन सभी बातों से, तो हमारा जो जीवन है इतना जटिल हो चुका है आज के समय में कि हम तकनीक से तो बच ही नहीं सकते और बचना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन एक दायरा खींचना होगा। हमें थोड़ी ज़िम्मेदारी से व्यवहार करना होगा कि हम तकनीक को कहाँ, किस सीमा तक उपयोग करते हैं, किस तरह उपयोग करते हैं। तकनीक देखा जाए तो मानवता के विकास में हमने कितना इसका प्रयोग किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, एक दूरबीन जिसे हम एंडोस्कोप कहते हैं, उसके द्वारा हम एक सर्जरी की जा सकती है आसानी से। किसी को चोट लगी है, हम उसका एमआरआई, सीटी स्कैन करते हैं, डॉक्टर ये पता लगा लेते हैं कि इसको कितनी क्षति पहुँची है, कितनी जो है ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं आज तकनीक के कारण। तो ये सारा जो है हम देख रहे हैं कि एक तरीके से इसने हमारे जीवन को बहुत अधिक जो है साकार किया है, सुविधाजनक बनाया है। हमें हमारे जो जीवन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया है, उसमें सुधार किया है। तो इससे हम बच भी नहीं सकते और बस अगर हम थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी से व्यवहार करें, तो शायद हम इसके जो है दुष्परिणामों से बच पाएँ। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी इस परिचर्चा में शामिल हुए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और हम सभी का जो है ज्ञान वर्धन किया और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतने अच्छे से हमारे सभी श्रोताओं जो हैं, उन्हें दर्शक जो हैं हमारे थे, जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जिन्होंने इसे देखा, तो उन सभी को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी जो प्राप्त हुई आप लोगों से, तो आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। एक और बात मैं कहना चाहती थी समाप्त होने के पहले, अरविंद जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं और एक्चुअली ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो जो सूचनाएं नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है या उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसी वजह से होती हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक पूरा एपिसोड केवल उसकी जानकारी, टेक्निक की जानकारी, उसके बारे में अवेयर हो जाए, लोग उसको यूज करना सीख लें, इसके लिए एक एपिसोड पूरा किया जाए। तो मुझे लगता है जैसे अरविंद जी हैं और ऐसे एक्सपर्ट और भी हैं जिनको आप एक एक चीज बताने के लिए यहाँ बुला सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो इन सब फसादों की जड़ है जिसका विषय हम लेकर बैठे हैं, उसका कारण ही मूल ये है कि हम लोगों को, सबको, ज्यादातर लोगों को आधा ज्ञान है। आधा आपके पास एक हैंडसेट आता है, एक एंड्रॉइड फोन आ जाता है और आपको पता ही नहीं उसके अंदर क्या क्या है, लेकिन आप मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं वो आपको पता नहीं है। तो ऐसा एक कोई तो एपिसोड आप डिसाइड करें। और सुगैना जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रही हूँ कि मैंने वो जो उदाहरण दिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि कोई तीर मार लिया, वो इसलिए दिया था कि हमारी स्मृति जो क्षीण होती है ना, आप यूट्यूब पे लगातार कुछ देख रहे हैं, उसके बगैर अगर आप कुछ क्रिएटिव करें, जो अरविंद जी ने कुछ रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का एक सी बताया, वो जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो गई तो आपका जो मेमोरी लॉस होगा, जो स्मृति चली जाती है ना, मैं उस पर फोकस कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही थी कि हम याद करके कोई, ऑब्वियसली जब आप मोबाइल पे आ गए हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस बीच में आपने मोबाइल पे जितनी चीजें रेडीमेड जब आप ले लेते हैं तो आपकी रचनात्मकता, आपकी स्मृति लॉस जो होना शुरू होता है, वो चीज जो है वो चिंताजनक है। आज बच्चों को मैं बताऊं, मतलब हम लोग जब जिस उम्र में थे, हमारे पेरेंट्स ने यदि कुछ कह दिया तो वो हमारे लिए बिल्कुल याद, स्मृति में ऐसा रहता था कि नहीं, कह दिया मतलब यही होगा, और वो याद भी रहता था। हमारे बच्चे अभी की कही बात थोड़ी देर में भूल जाएंगे। वो, उनका फोकस उनकी पढ़ाई के लिए है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो लगातार रेडीमेड चीजें ले रहे हैं, हम यूट्यूब से ले रहे हैं, यहाँ से, उससे हमारी जो स्मृति जा रही है, वो चिंता का विषय, और उस पर बात करना था वो। बहरहाल बहुत अच्छा विषय हुआ, बहुत अच्छा संचालन, और अरविंद जी, सुगैना जी ने बहुत अच्छी बातें कही है, और एक सुगैना जी ने बहुत अच्छा बात कही जो हमारी भारतीय संस्कृति
में जो मूल हमारा है कि शिक्षण जो है वो साइकोलॉजी है, एक्चुअली वो साइकोलॉजी है, तभी वो ये कह पाता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझकर उसके अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार करना है, उसके साथ डील करना है। ये बहुत बड़ी बात है, और एक टीचर यदि ये समझती है तो ये बहुत ही उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत मतलब कहना चाहिए सुखद बात है कि आपको एक ऐसा शिक्षक मिला है। तो बहुत धन्यवाद आप सबको। जी, धन्यवाद साधना जी। और आपका जो ये सुझाव है कि इस जो सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, उसके विषय में क्या नियम कानून है देश में, जैसे कि हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है आईटी एक्ट 2000, उसमें क्या-क्या प्रावधान है, किस प्रकार से किस तरह के अपराधों के लिए किस प्रकार की सज़ा हो सकती है, लोग इससे कैसे बचें, इस पे एक विशेष अलग से कार्यक्रम होना चाहिए। तो आपका सुझाव सराहनीय है और इस सुझाव के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हिंदी और साहित्य तकनीक का संस्थान की उपयोग भी तरफ से कैसे करें, जी, वो जी, जो बिल्कुल। कानून में प्रावधान है वो तो है, तकनीक का उपयोग जी, कैसे जी। करें, नहीं तो वही होगा कि नीम हकीम खतराए जान, सब लोग यही कर रहे हैं अभी। जी, जी। तो हम कैसे रचनात्मक तरीके से तकनीक का प्रयोग मानव सभ्यता, मानव के सुधार में, उसकी गुणवत्ता के सुधार में कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और हिंदी साहित्य संस्थान की तरफ से हमारे सभी श्रोताओं का, हमारे सभी जो दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। और आशा है कि आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और हमारे भविष्य में भावी जो भी कार्यक्रम होंगे, तो आप उन्हें देखेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। तो मैं आज इस कार्यक्रम का इसी प्रकार से समापन करती हूँ। और खुश रहिए और आपका दिन, आपका आने वाला जितना भी समय है वो मंगलमय बीते। तो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।